हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथ ही जैसा कि दीपावली भी ख़त्म हो चुकी है और आपने काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट भी किया होगा, बिल्कुल बी पॉजिटिव के साथ, बिल्कुल बी सेफ के साथ। और आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है साथ ही अब। तो देखिए, आज से एक नई शुरुआत फिर से हम लोग करते हैं, बिल्कुल साथ में एकदम अच्छे से। जिस तरह से आपका एमटीएस पेपर होता है, चाहे आपका जीके हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या मैथ हो, पूरा आपका टोटल 4 सब्जेक्ट जो आपका एमटीएस पेपर में पूछा जाता है, बिल्कुल साथ ही एक बार फिर से नई शुरुआत करते हैं, वो भी दीपावली के बाद से। तो साथ ही आपके मन में एक बात जरूर आई होगी जब आप सोने गए होंगे, तो कि इस बार हमें एमटीएस में एक सीट कंफर्म करनी, इस बार हमें तो क्लियर कर देना है। क्योंकि देखिए, अब एमटीएस एग्जाम का केवल 5 दिनों में एग्जाम समाप्त होने वाला है। 5 दिन यानी आपका 2 सप्ताह आपका एग्जाम बाकी है। यानी 1 से लेकर 14 नवंबर के बीच में एग्जाम होने वाला है। ये लास्ट दिनों की एग्जाम होगा, जो कि देखिए 4 नवंबर को अब एग्जाम होगा। उसके बाद 11, 12, 13, 14 इन 5 दिनों में आपका 15 शिफ्टों में एमटीएस का एग्जाम एंड हो जाएगा। तो आपके मन में इस बार तो जरूर आया होगा, जिनका एग्जाम बाकी है, कि इस बार एक सीट तो कंफर्म करते हैं। आपने पढ़ लिया होगा, टारगेट जरूर किया होगा दीपावली के दिनों में। आपके मन में ये बात जरूर आई होगी। तो साथ ही उसी को मिलकर पूरा करते हैं आज की नए सेशन के साथ। एक नई दिन की शुरुआत फिर से एक ताजी एकदम अच्छे से क्लास को लेकर अच्छे से एक बार एमटीएस की तैयारी कर देते हैं। ओके दोस्त, तो आज की सेशन में साथ हम लोग फुल पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर आप क्वेश्चन 60 क्वेश्चन में बात करेंगे, याद रखिए। और टारगेट आपका सिर्फ 55 क्वेश्चन रहेगा, याद रखिए। जिनका एग्जाम है एक बार जरूर देखेगा दोस्तों सेशन, क्योंकि देखिए ये दीपावली के दिन हमने रात में पूरी ईमानदारी के साथ ये सेशन आपके लिए तैयार किया है। एक बार जरूर दीजिएगा, देखिएगा नोट। अब जिनका परीक्षा जल्दी से देख लीजिए भाई, याद रखेंगे। अब देखिए हमें टारगेट क्या रखना है साथियों। क्लास की टाइमिंग तो हमारी सुबह 8 बजे रहती है और दोपहर में 12:30 बजे जो साथियों हम आपको रेलवे क्लास लगा रहे थे। लेकिन अब साथियों हमने 14 दिनों का टारगेट रखा है कि 14 दिनों में हमें अब एमटीएस की क्लास लगवानी है। तो अब देखिए 8 बजे चलेगी और दोपहर के 12:30 फिर से एक बार हम आपसे जुड़ना चाहेंगे लाइव, वो भी साथी। तो जिनका एग्जाम है साथी वो 12:30 बजे दोपहर में जरूर जुड़िएगा। ओके, और शाम को 6 PM पे आपको क्लास हम बिल्कुल अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर। याद रखिए 3 क्लास आपको एक दिन में प्रोवाइड करने वाला है। तो जिनका एग्जाम अभी बाकी है तो उनके लिए सेशन ये डेली का शेड्यूल होने वाला है। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और वही सवाल देंगे साथ ही जो आपका पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं। और डेली का डेली जो एसएससी एमटीएस का पेपर बदलता जा रहा है, बिल्कुल उसी के पैटर्न पे हम भी बदलेंगे साथियों। क्योंकि अभी हमें बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम लोग पिछला पढ़ते रहेंगे तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। कुछ फ़ायदा होगा लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये बात रखिए। तो इसलिए हम लोग को वही सवाल पढ़ना है जो पेपर में आए। ओके दोस्त, तो चलिए इस दिन की शुरुआत करते हैं एकदम अच्छे से। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। माता रानी की कृपा है कि उनका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों टेलीग्राम ग्रुप है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा तो साथियों के 60 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर बना। और यदि मैथ रीजनिंग की बात करें तो साथियों आपको यदि बेसिक क्लियर है तो आपको टेंशन लेने की नहीं जरूरत है। आप अच्छे से क्वालिफाइंग करेंगे, हर एक भाई उसको क्वालिफाई करके आएगा। आपको टेंशन लेना है दोस्तों जीके का भी, याद रखिए। इंग्लिश को भी थोड़ा सा दूर रखिए, क्योंकि इंग्लिश में भी यदि आपका प्रीवियस ईयर के सवाल कंप्लीट है तो नहीं दिक्कत आएगी, याद। लेकिन कंप्लीट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि दूर के है तो एकदम दूर नहीं भाई, उसको भी अच्छे से देखना है, याद रखिए। क्योंकि मेरिट लिस्ट आपका जीके इंग्लिश से ही बनेगी। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारत ने अपने संविधान में कानून के शासन की अवधारणा को अपनाया है। तो साथ ही किस संविधान से भारत ने अपने संविधान में कानून के शासन की अवधारणा को अपनाया है। तो साथ ही याद रखिए ब्रिटिश संविधान से। तो पहले का हम लोग का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो जो बांसुरी वाद्य यंत्र है ये साथी आपके सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो यहां से भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इनमें से जो नृत्य शैली एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है वो साथी मोहिनी अट्टम है। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया है। हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। याद रखिए साथियों, जो 30 अक्टूबर को आपका पेपर हुआ था भाई ना, सबसे इजी पेपर इस दिन का हुआ था। हम आपको बता दें, जो भाई देखिए पढ़ा होगा पूरा प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर कंप्लीट किया होगा, तो हम बता सकते साथियों जीके में से ना
25 क्वेश्चन में कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन हम सही करके आया होगा, क्योंकि भाई लास्ट दिनों की दीपावली के एक दिन पहले ही एसएससी ने सबको क्या कर दिया साथी, चौंका दिया, यानी सरप्राइज दे दिया। तो जिनका एग्जाम उनको ही केवल दिया साथी, क्योंकि यार पेपर का सवाल बहुत अच्छा आया था। आप लोग जरूर देखिएगा, हम टेलीग्राम पे दे देंगे उसका साथ, पेपर में पूरा जितने सवाल बने थे उसको हम जीके में भेज देंगे, तो आप जरूर देखिएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा था वहाँ से। आपका हड़प्पा सभ्यता से भी सवाल आया था उस दिन। तो हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान भारतीय राज्य में कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो देखिए आपका हिरन तवा सक्कर, ये तो आपका नर्मदा नदी की सहायक नदी है, लेकिन गोमई नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 59 है ये राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें संबंधित है। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और साथियों मैथ रीजनिंग आपके सर लेंगे जो कि बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे। याद रखिए वही सब सवाल आपका वही पैटर्न पे, केवल नंबर चेंज रहेगा साथियों, टॉपिक नहीं चेंज होगा, याद रखिएगा। 7 नंबर देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के अनुसार अस्पृश्यता एवं दंडनीय अपराध है। तो साथ ही अनुच्छेद 17 में क्या है, क्या है, अस्पृश्यता एवं उन्मूलन का उल्लेख है ना। तो साथ ही अनुच्छेद आपका 17 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान का कौन सा भाग हमारी राजनीति के पंथ निरपेक्ष चरित्र के लिए प्रदान करती है। तो कौन सा भाग हमारी राजनीति के पंथ निरपेक्ष चरित्र के लिए प्रदान करती है, तो वो प्रस्तावना करती है। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्त सुधीरमन कप ये आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 10। पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है। तो पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है, तो याद रखिए आप लोग संविधान सदन नाम दिया गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या पूछा था। सरकार विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देगी। याद रखिए इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि योजना संबंधित हर एक शिफ्ट में सवाल पूछा जा रहा है आपके पेपर में। तो सरकार विश्वकर्मा योजना के तहत जो ऋण पर कितने प्रतिशत सब्सिडी दे जाएगी, वो साथ ही टोटल आपका 8% दी जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी बन रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया था आपके पेपर के लिए, क्वेश्चन नंबर 12। सारोद सैकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो कि एक किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। तो सारोद सैकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। सबसे पहले तो ये साथी सत्रिया नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं, सत्रिया के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप काफ़ी अच्छे से याद भी कर रहे होंगे। जिनका एग्जाम देखिए अंतिम सीमा पे आ चुका है एमटीएस के एग्जाम, याद रखिए दोस्तों। तो अंतिम दिनों यार भाई 14 दिनों में, जिनका एग्जाम 14 दिनों के बीच में, वो तो भाई पढ़ लीजिए। अंतिम दिनों की है ये हम लोग की तैयारी, तो हमें 14 दिन लगातार क्लास करनी है, याद रखना है साथी। क्वेश्चन नंबर 13, 14 दिन नहीं भाई 13 ही दिन, क्योंकि 14 दिन तो आप एग्जाम के दिनों सेंटर पे होंगे, तो उस दिन क्लास नहीं होगी। लेकिन भाई 13 दिन एकदम मन से तैयारी हो, एकदम अच्छे से। देखिए सत्रिया निम्नलिखित में किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया असम का है। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य जो साथी आपका हुआ था 42वां जो संशोधन हुआ था, इसके तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश वो कौन था, तो वो दिल्ली शहर था। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या हमें बता सकते हैं साथी कि दिल्ली भारत के क्या है, कोई हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए सभी दोस्त। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 16। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। भारत ने जो पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था 1920 में लिया था।
तो ऑप्शन देखिए सी क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा शीतकालीन उत्सव है? तो साथी शीतकालीन उत्सव की बात करें तो इनमें से शीतकालीन की बात करें तो लोहड़ी है। तो यहाँ से ऑप्शन ए हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 18। गेम चेंजर किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है? तो गेम चेंजर किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है? तो शाहिद अफरीदी के है। याद रखिएगा ये कहाँ का है, पाकिस्तान का क्रिकेट प्लेयर थे जो कि संन्यास ले चुके हैं, काफ़ी तगड़े छक्के मारते थे शाहिद अफरीदी। तो गेम चेंजर बिल्कुल भी राइट ऑप्शन होगा, शाहिद अफरीदी की है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की थी? बताइए साथी, किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की थी? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? जो आपका साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है ये आपका बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान के बराबर होता है। याद रखिए दोस्तों, बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान के बराबर होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 21। संवहनी पादपों में निम्नलिखित में से कौन से अंग द्वारा जल का संचरण होता है? तो संवहनी पादपों में निम्नलिखित में से कौन से अंग द्वारा जल का संचरण होता है? तो याद रखिए जाइलम उत्तम के द्वारा, साथी जाइलम उत्तक के द्वारा। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 22। भारत में सती प्रथा पर किस वर्ष में प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो भारत में जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ये 1829 में लगा दिया गया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 23। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। तो यहाँ से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या दिया है। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे क्योंकि यदि आप जब तक जीके इंग्लिश के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उस समय आपके पास माइनस मार्किंग रहेगा 1 नंबर का। जब आप रीजनिंग मैथ के सवाल क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आपका पेपर 2 सेशन में रहा है, पहला सेशन मैथ रीजनिंग जो कि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें केवल क्वालिफाइंग करना है। जनरल वालों केवल 12 क्वेश्चन सही करना है, ओबीसी वाले केवल 10 क्वेश्चन, SC ST वालों को 8 क्वेश्चन, जिनका एग्जाम बाकी वो सुन ले बात याद रखना। यदि आप पहला सेशन मैथ रीजनिंग क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो आपका पेपर चेक नहीं होगा और रिजल्ट भी आपका नहीं आएगा और आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे, सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, सबका आ रहा है। तो आप मान लीजिएगा हमने पहला सेशन क्वालिफाइंग नहीं किया है इसलिए आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो भाई समझिएगा, अगर पहला ही सेशन नहीं क्वालिफाइंग करेंगे आप लोग तो दिक्कत होगी आप लोगों के लिए। और हम आपको बता दें पहला सेशन यदि मैथ रीजनिंग बेसिक क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, ये बात याद रखिए। और पेपर देने जाएंगे तो मेरी बातें आपको याद आएगी। बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल बेसिक सवाल आ रहा है मैथ रीजनिंग का। देखिए 24, निम्नलिखित में से कौन 1773 से लेकर 1785 तक गवर्नर जनरल कौन था? कौन 1773 से लेकर 1785 तक गवर्नर जनरल था? तो साथ ही याद रखिए वॉरेन हेस्टिंग था। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 25। वह कौन प्रथम भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ जिसने संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन किया? वह कौन भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ जिसने संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन किया था? तो MS सुब्बुलक्ष्मी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 26। निम्नलिखित में से किस लेखक ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? तो साथ ही किस लेखक ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? तो दामोदर मौजो ने जीता था, दामोदर मौजो ने। तो सी ऑप्शन यहाँ दोस्त आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 27। मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला इक्ता किसे दिया था? तो मोहम्मद गौरी ने जो भारत में सबसे पहला इक्ता दिया था वो दोस्त याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 28।
पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नर्तकी हैं? तो साथी पद्मा सुब्रमण्यम ये किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नर्तकी है? तो याद रखिए दोस्त, ये भरतनाट्यम के हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने जाएगा। ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। चाचिन ग्राजिंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? भाई देखिए आपके लिए पूरी तरह से सवाल वही सब हमने लाने का प्रयास किया जो अब देखिए आपका एग्जाम पूछा जा सकता है, पूरी ईमानदारी से भाई। तो चाचिन ग्राजिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। भारतीय संविधान के भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया, क्योंकि भाग तृतीय में क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग तृतीय में जो मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया था, क्योंकि सती भाग तृतीय एक प्रकार का, याद रखिए, वाद योग है। कौन सा? वाद योग है। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? तो नदिया का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? तो दोस्तों एक तो महानदी और गोदावरी दोनों हैं। गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी में से एक है, याद रखिए आप लोग। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस में खोजी जा सकती है? भाई बताइए, वैसे सवाल पूछेगा कि जो आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? कमेंट बॉक्स में बताइए। मान लीजिए ये सवाल पूछेगा तो आप तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये पूछेगा कि किस में खोजी जा सकती है, किस में? समझौता, पैक्ट, सम्मेलन या प्रस्ताव में? तो साथ ही कराची प्रस्ताव में इसे खोजी जा सकती है। तो डी ऑप्शन आज का आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है भारत में, तो पुलिकट झील, याद रखिए, भारत में नहीं है। ऑप्शन ए क्या आ जाएगा? सबके बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल है? तो साथ ही भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल है? तो ये भाग 5 में है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्त? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। मौलिक अधिकारों की अवधारणा सबसे पहले किस देश में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई? चलिए बताइए दोस्तों, जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा है सबसे पहले ये साथी इंग्लैंड मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई थी, इंग्लैंड से, याद रखिएगा। ऑप्शन ए क्या आ जाएगा? सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप काफ़ी अच्छे से याद करोगे। अंतिम दिनों की तैयारी भाई याद कर लीजिए, जिनका पेपर आने वाला है, जो थोड़ा सोच रहे हैं कि हमारा तैयारी नहीं हो, तो भाई सेशन से आपको काफ़ी फायदा होगा। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? गोदावरी नदी की सहायक नदी में से कौन सी नहीं है? देखिए प्रणहिता, मंजरा, पूर्णा, ये तो आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी है, लेकिन माही नदी नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 37। पिछड़े हुए देशों में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जा सकती है? तो पिछड़े हुए देशों में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जा सकती है? तो उत्पादन विधि मानी जा सकती है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या आ जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से इंग्लिश क्वेश्चन मिलेंगे। याद रखिए, हमने सबसे अधिक साथ ही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम सबसे अधिक क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया आज की सेशंस, क्योंकि वही सब सारे सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स मतलब सती समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द जिसे आप लोग बोलते हैं। तो कार्प मतलब काप भी होता है एक प्रकार का, तालाब की बड़ी मछलियाँ भी आप बोल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्रशंसा की कॉम्प्लेन हो जाएगा, भाई कॉम्प्लेन हो जाएगा। याद रखिए, कार्प का क्या होगा? कॉम्प्लेन होता है। या अप्लॉज का क्या होता है? वाहवाही होता है। प्लॉडिट का मतलब साथियों तालियां बजाना, जैसे तालियां बजाया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश? आपका प्लॉडिट। बिग क्लैप हैंड जिसे बोला जाता है, लेकिन से तो ये प्लॉडिट भी होता है, याद रखिएगा। तो कार्प का क्या होगा? सिनोनिम्स कंप्लेन होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब क्या होता है? विलोम शब्द होता है। और ऑप्शनल का मतलब वैकल्पिक का क्या हो जाएगा? ओरिजिनल हो जाएगा क्या? कि इलेक्टिव हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा? क्या हो सकता है दोस्त? तो कंपलसरी होता है। याद रखिए, एंटोनिम जो ऑप्शनल यदि आपसे पेपर में पूछा तो ऑप्शनल का साथी वैकल्पिक का हमेशा कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है, अतिशयोक्ति भी होता है।
याद रखिए आप लोग। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है? स्पीड। स्पीड का स्पेलिंग क्या होता है भाई? SPEED होता ना भाई, ना कि EAD होता। टास्क बिल्कुल राइट है, साल्ट भी सही है, बैंड भी सही है। तो स्पीड ही भाई यहाँ से रॉन्ग है। तो स्पीड का स्पेलिंग क्या होता है? SPEED होता है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 41। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलो बताइए साथियों, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। हैप्पली भाई, हैप्पली खुशी, आप लोग मनाते हैं, स्पेलिंग पता होना चाहिए, HAPPILY। और आपके पेपर में से कम 4 क्वेश्चन इस तरह से आएगा। और मानिएगा आपको बिल्कुल एक एक वर्ड से आपको मिस रहेगा पेपर के सवालों में। एक एक वर्ड ध्यान से देखेंगे आप, बिल्कुल अच्छे से कर ले जाएंगे इंग्लिश की। क्विकली तो बिल्कुल राइट है, ब्रेवली भी बिल्कुल राइट है, स्लोली भी बिल्कुल राइट है, हैप्पली लेकिन HAPP होता है भाई। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 42 क्या दिया है। चूज द करेक्ट वर्ब चूज किया ना करना है। वी टू पार्क ऑन संडे। भाई वी गो टू पार्क ऑन संडे होगा। याद रखिए ये सेंटेंस साथी चाहे आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो या पास्ट टेंस। जब सिंपल टेंस आए तो सिंपल साथी गो या यस जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर वी गो टू पार्क ऑन संडे। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 43 क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। लूरिट का मतलब क्या होता है? तो लूरिट का मतलब होता है एक प्रकार का सदी भयंकर होता है। तो भयंकर क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। क्या देखना, सिनोनिम्स अपोजिट नहीं बनाना है, बिल्कुल समान बताना है। हैप्पी मतलब खुशी, अबंडेंटेंट का मतलब प्रचुर जिसे बोला था, सबटल मतलब कि चौंकाने वाला। हाँ, एक प्रकार का जटिल भी होता है भाई, शॉकिंग माने चौंकाने वाला होता है ना। तो क्या हो जाएगा, लूरिड मतलब भयंकर, तो इसके माने शॉकिंग हो जाएगा, बहुत मतलब कि चौंक गया। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। द मीनिंग ऑफ द वर्ड डूबियस इज। बताइए डूबियस मतलब क्या होता है? डूबियस मतलब साथी संदिग्ध होता है, याद रखिएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बताइए, संदिग्ध का वंडर हो जाएगा। वंडर मतलब क्या होता है, घुरमाना होता है साथी, याद रखिएगा। घुरना भी होता है एक प्रकार का। रॉब का मतलब क्या होता है, लूटना। रॉब का मतलब लूटना होता है। डाउटफुल, डूबियस का ही डाउटफुल होगा भाई, संदिग्ध होता है, याद रखिएगा। डूबियस का क्या हो जाएगा मीनिंग, तो आपका डाउटफुल होगा। और अर्गू का मतलब क्या होता है, बहस होता है। तो हमसे डूबियस के पूछा तो डाउटफुल हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 45। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। प्रूडेंट एंटोनिम बताइए। प्रूडेंट का मतलब विवेकपूर्ण, चतुर जिसे बोलते हैं। जैसे कि मेरा नाम विवेक है ना भाई, तो मैं बहुत क्या हूँ, विवेकपूर्ण हूँ, चतुर नहीं हूँ। लेकिन भाई बताइए क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, कि क्रूएल निर्दयी होगा, कि जुडिशियस होगा, कि उचित होगा, कि अनवाइस होगा, मूर्ख होगा। तो कोई विवेक है किसी के पास तो मूर्ख होगा ना भाई। एंटोनिम पूछा, अपोजिट पूछा, हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और अब देखिए मैथ के क्वेश्चन आएंगे 46 से लेकर 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग टोटल, इसलिए जिनका एग्जाम अभी बाकी है तो साथ ही जरूर देखिए। ओके दोस्त, तो दोस्त 12:30 बजे आप जरूर मिलिएगा, सर की क्लास जरूर लीजिए। ओके, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए साथियों, उसके अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कूट भाषा में जो मेच्योर है, मेच्योर को हम लोग वैसे लिखते हैं, हायर को 59 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में एशियन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले क्या लिखा है आपका, पहले लिखा है आपका मेच्योर। मेच्योर को क्या लिखा है 82, ठीक है। तो मेच्योर में देखिए एम आता है 13वें स्थान पे, ए का स्थान होता है पहला, टी आता है 20 पे, यू आता है 21 पे, आर आपका आता है 18 पे और ये ई आता है 5वें पे। सबको ऐड करके देखते हैं
देखिए 13 1 14, 14 20 34, 34 21 55, 55 18 73 और 73 और 5 78। और इसी में अगर हम लोग +4 ऐड कर दे तो हमारा बन जाता है 82 यानी कि 82। ठीक, तो पहले वाले में ये है। देखते हैं हायर में भी सेम पैटर्न फॉलो है, तो हायर का भी देख इसी तरह लिख देते हैं, HIGHER। हायर को क्या देखिए, हायर में H आता है 8वें पे, I आ जाएगा 9वें पे, G आता है 7वें पे, H फिर से 8वें पे, E 5 पे और R आपका 18 पे। जोड़िए, देखिए 9 8 17, 17 7 24, 8 32, 32 5 37, 37 में 18 ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारा 55 और 55 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 59। तो देखिए हायर को भी क्या लिखा हुआ है, 59 लिखा हुआ है। ठीक, तो सेम काम हम लोग एशियन में भी करेंगे। तो देखिए एशियन में क्या हो जाएगा हमारा, एशियन लिखा है ना, ASIAN। एशियन में पहले पे A, यस 19 पे, I 9वें पे, A पहले पे और N 14वें पे। तो जोड़ लीजिए, तो 19 1 20, 20 9 29, 1 30 और 14 कितना बनेगा आपका 44 और सब में 4 ऐड करके कितना बन रहा है 48। तो एशियन को क्या हो जाएगा 48, यानी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या है आपका KBZ है का संबंध है HYW से, तो बताना है कि VIF का मतलब क्या होगा। तो देखिए K क्या आता है आपका 11वें पे, B आता है दूसरे पे और Z आता है 26वें नंबर पे, H आता है 8वें पे, Y आपका आता है 25वें नंबर पे और W आता है 23वें नंबर पे। देखिए 11 में से -3 कर दिया है, फिर 2 में से -3 करेंगे तो 25 आएगा, यानी कि देखिए ये क्या हुआ BA, उसके बाद मतलब 3 हटाएंगे तो आ जाएगा Y, फिर Z 26 है, इसमें से भी -3 किया हुआ है तो आपका आया है 23। ठीक, तो क्या किया है प्लेस से हटा के 3 अक्षर पीछे का लिख दिया है। तो V में से 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा V, देखिए आपका होता है 22वें नंबर पे, 22 - 3 करेंगे 19, 19वें पे आता है S आएगा। तो ऑप्शन A और ऑप्शन B आपका खत्म हो जाएगा, बचा है या तो C होगा या तो D। तो दूसरा वाला चेक कर लीजिए, I देखिए आपका होता है 9वें स्थान पे, 9 - 3 करेंगे तो 6, 9 - 3 6 और 6वें पे आता है F, तो SF वाला यानी ये कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन C आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह करते हैं। बाकी आगे देखना है तो देखिए F आपका किस पे आता है, F आता है 6वें पे, 6 - 3 करेंगे तो तीसरा पे C। तो देखिए तीसरा मिल रहा है ना, तो VIF का संबंध किससे हो जाएगा SFC से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कथन और निष्कर्ष वाला है। कैसे है कि कुछ नमकीन पिज्जा है, कोई भी पिज्जा बिस्किट नहीं है। तो इसके सबसे आसान तरीका होता है कि हम लोग क्या बना ले वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में बनाने के लिए कैसे क्या दिया है, जैसे दिया है कुछ नमकीन पिज्जा है, तो मान लीजिए ये आपका नमकीन है और पिज्जा वाला भी इसी तरह है, बट दिया है कुछ नमकीन जो है वो क्या है पिज्जा है, यानी कुछ नमकीन का जो पार्ट होगा वो किस में आ जाएगा आपके पिज्जा में। ये मान लीजिए आपका नमकीन है और ये पिज्जा है, तो देखिए कुछ नमकीन का पार्ट किस में आ गया पिज्जा में आ गया। तो इसी तरह इसका वेन डायग्राम बनेगा। उसके बाद दिया है कि कोई भी पिज्जा बिस्किट नहीं है, यानी पिज्जा और बिस्किट में मान लीजिए बिस्किट का है, क्या है ये बिस्किट का है, तो पिज्जा और बिस्किट में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब देखिए क्या दिया है, कोई भी बिस्किट नमकीन है नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको इस वेन डायग्राम से मिलता जुलता कुछ रहता है तभी वही निष्कर्ष को हम लोग कथन और निष्कर्ष में लिखते हैं, अदरवाइज देखिए यहाँ पे नमकीन और बिस्किट के बारे में कोई भी कथन नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि हम ये नहीं मान सकते हैं कि ये हमारा सही कि गलत, यानी कि पहला हमारा क्या हो जाएगा तब यहाँ पे गलत हो जाएगा, मतलब ये उत्तर नहीं होगा। देखिए उसके बाद है दिया है देखिए कोई भी बिस्किट पिज्जा नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया है आपका कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है और दूसरा कथन है कोई भी बिस्किट पिज्जा नहीं है, यानी कि इसी का जस्ट उल्टा बोला है कि कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है, इसका मतलब कोई बिस्किट भी पिज्जा नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले ही कथन में कह दिया कोई भी पिज्जा बिस्किट नहीं है, तो कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है तो इसका कुछ अगर कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका
सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 ही इसका उत्तर का सही, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। देखिए एक समीकरण दिया 5 - 3 × 0 + 1 = 2। देखिए यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, यहाँ पे सीधे ऑप्शन रखते जाइए और देखिए कौन सा सही हो रहा है। देखिए अगर 5 और 3 को हम लोग आपस में बदले तो देखिए 3 + 1 3 और 5, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा समीकरण, यही बनेगा 3 - 5 × 0 + 1 = 2। देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, 3 और 1 4, तो ये तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर इस तरह 5 और 2 को आपस में बदल लीजिए तो 2 - 3 × 0 + 1 = 5। देखिए ये 0 बन जाएगा, 2 और 1 3, ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा है 1 और 3 को आपस में बदल लीजिए, क्या है 1 और 3 को, तो देखिए 1 और 3 को बदलेंगे तो 5 - 1 × 0 + 3 ये बराबर 2 होगा, नहीं ये 0 5 और 3 8 बन जाएगा, तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। 2 और 0 क्या हो जाएगा इसका आपस में बदलने पे सही होगा। ठीक है, रख के देख लीजिए भी, अगर मतलब चेक करना है, टाइम है एग्जाम में तो चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे, 5 - 3 × 2 + 1 = 0। 2 और 0 को आपस में इंटरचेंज कर दिए तो 5 और 3 दूना 6 और +1, देखिए 5 1 6 - 6 = 0, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कोई श्रृंखला दिया है, इसी समय लुप्त संख्या का चयन करना है। कैसे करेंगे, देखिए 86 है, फिर 107 है, फिर 82 है, फिर 111 है, फिर 78 है, फिर 115। देखिए तो क्या है, पहला और तीसरा पास है, दूसरा और चौथा पास है। फिर इसी तरह ये देखिए ये और ये पास है और ये पास है। तो देखिए 86 में से -4 किया है तो 82, 107 में +4 करने पे 111 बन रहा है, फिर 82 - 4 करने पे 78 बन रहा है, और 111 + 4 करने पे 15। यानी देखिए एक बार -4 हो रहा है, फिर +4, फिर -4, फिर +4, उसके बाद -4 का नंबर है तो 78 - 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 74। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। बताइए ऐसा इसमें से कौन सा विकल्प है जो हमारा दिए हुए श्रृंखला को क्या करे, पूरा करे। तो कैसे करेंगे, देखिए क्या दिया है MQSOQUWS। तो देखिए इसको भी करने के लिए क्या कीजिए, पहले अगर कोई भी देखिए श्रृंखला दे, अगर आपका अक्षर में दिया तो सबसे पहले उसका नंबरिंग कीजिए, और नंबरिंग करने के लिए आपको ए से जेड तक सभी का नंबर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए M का हो जाएगा आपका 13, Q का बनता है 17, ठीक है, फिर S होता है आपका 19वें नंबर पे, O होता है आपका 15वें नंबर पे, Q का 17, U का 21, W का होता है आपका 23, S का होता है 19। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे तुरंत समझ में आ गया देखने पे, देखिए 13 17 हो रहा है, +4 है यहाँ पे 19 15, एक में +4 है एक में -4, यानी कि उसके बाद फिर से देखिए 17 21 यहाँ पे +4 है और 19 23 और 19 यहाँ पे -4 है, यानी जो +4 वाला है उनको एक साथ मिलाइए और -4 वाले को एक साथ मिलाइए, तुरंत आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो देखिए पहले को और तीसरे को तक ले जाइए, तो MQ 13 17 जाने पे +4, Q से U जाने पे +4 किया हुआ है। ठीक है, उसी तरह S से क्या हो जाने पे W जाने में +4 किया है, और O से S जाने में +4 किया, यानी पहले को तीसरे में ले जाने के लिए +4 कर दिया। तो इसी तरह आप भी +4 कर लीजिए, Q 17 है, 17 में +4 करेंगे तो 21 बनता है, और 21 पे आता है आपका U आता है। ठीक है, पहले को तीसरे पे, यानी जो पहला श्रृंखला में जो पहला अक्षर का ग्रुप दिया है उसको तीसरे के साथ ले जाइए, तो M में 13 में +4 जोड़ेंगे तो 17 17 Q बन जाएगा, Q में 17 पे होता है +4 करेंगे तो U, अब Q में +4 कीजिए तो 21 बनेगा, और 21 का होता है U, और U है U में +4 करेंगे तो बनेगा 25, और 25 में पे आता है Y, यानी U और Y इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक निश्चित कूट भाषा में क्या है आपका,
ये जो बिहाफ है उसको DCJYND लिखा है, तो उसी में क्लिनिक को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिहाफ को लिखते हैं BEHALF। बिहाफ को कैसे लिखा है? DCJYND। ठीक, उसी भाषा में आपको क्लिनिक को लिखना है, तो लिख लीजिए CLINIC। तो देखिए बी दूसरे पे आता है, ई पांचवें पे, एच आठवें पे, ए पहले पे, एल 12वें पे, एफ 6 पे और डी आपका चौथे पे, सी तीसरे पे, जे 10 पे, वाई 25 पे, एन 14 पे और डी आपका चौथे पे। देखिए कैसे किया है, +4 मतलब 2 से 4 गया तो +2, फिर ई से सी आया तो -2, फिर एच से जे गया तो +2, ए से वाई जाने में -2, फिर 12 से 14 +2, 6 से 4 -2, यानी एक बार +2 -2। अब यहाँ पे भी कर लीजिए, 3 होता है, एल होता है 12 पे, आई होता है 9 पे, एन होता है 14 पे, आई 9, सी तीसरे पे। ठीक, तो पहले +2 है तो आप भी +2 कीजिए, तो सी +2 5 पे बनेगा ई, उसके बाद एल 12 है, 12 - 2 दूसरे पे -2 हुआ है ना, तो -2 करेंगे तो ई जे, उसके बाद आई देखिए 9 और 9 के बाद फिर से क्या होगा +2, तो जे के ई जी के, तो देखिए ई जी के है, तो यहाँ पे देखिए अभी और आगे चेक करना होगा। फिर -2 तो -2 करेंगे तो 12, तो ई जे के एल बनेगा। फिर आई में +2 करेंगे तो फिर जे के, तो ई जे के एल के, तो देखिए ई जे के एल के, ये देखिए यहाँ पे भी मैच कर रहा है, इसका मतलब अगला भी चेक करना होगा हमें। तो यहाँ पे है -2, तो इसी में -2 करेंगे तो ए, तो लास्ट में एक इसमें आ रहा है, बस यही ऑप्शन एक कहीं ऑप्शन में आ रहा है। ठीक, तो इसी तरह चेक करेंगे। यहाँ देखिए सब चेक करना पड़ा क्योंकि यहाँ तक दो देखिए इसमें ई जे के एल के यहाँ तक है, यहाँ तक मैच कर रहा है, तो बी और ये लास्ट वाले से पता चला कि हाँ, कभी कभी पूरा चेक करना पड़ता है, कभी कभी एक ही दो पे मिल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि आरपीडी का संबंध डब्ल्यूआई से है, तो बताइए इसमें से कैसे संबंध होगा। देखिए तो आर किस पे है आपका 18वें पे, पी आता है आपका 16वें पे, डी आता है 14वें, यू डब्ल्यू आता है आपका 23वें पे, यू आता है 21वें पे, आई आता है 9वें पे। ठीक, 18 से 23 जाने में +5, 16 से 21 जाने में +5, 4 से 9 जाने में +5, यानी कि पहले जो पहला शब्द है और जो दूसरा है वो दोनों में 5 का गैप होना चाहिए। तो देखिए एल आता है 12वें पे, सी आता है तीसरे पे, तो पहला ऑप्शन पहले ही गलत हो गया क्योंकि +5 करना है। फिर दूसरे में देखिए बी आता है दूसरे पे, ओ आता है 15वें पे, तो 2 और 5 करेंगे तो 7 आना चाहिए, 7 पे जी आता है तो दूसरा भी गलत। फिर तीसरा ऑप्शन देखिए एक्स आता है आपका 24वें पे, यू आता है 21वें पे, -3 क्या हुआ, ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन बचा है, सही हो जाएगा ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए, यू आता है 24वें पे और सी आता है तीसरे पे। देखिए एक्स के बाद वाई और जेड दो इधर से हो गए, फिर ए बी सी 2 और 3 5, तो 24 से +5 करेंगे तो सी बनेगा। वाई आता है आपका 25वें पे, तो 25 तो 25 वाई आता है, जेड 1 हुआ, उसके बाद ए बी सी डी 4 इधर से बने, तो +5 करने पे ये बना। एम 13 पे आता है, आर 18 पे, 13 5 18, तो सी डी आर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, यानी कि स्मॉल, स्मार्ट, यहाँ पे स्मैक होगा, SMAC है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, SMAC के स्मैक, और ये आपका स्मैश होगा, सैम्स नहीं होगा, ये होगा आपका स्मैश, और यहाँ पे भी गलत है, स्मार्टर होगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ बताना है तीसरे पे कौन कौन सा आएगा। तो देखिए सब में क्या है पहले चेक करते हैं। देखिए SM 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 सब में आ रहा है, तो 3 तो सब में आ गया, SM 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 A SM। ठीक है, इसके बाद देखिए कौन सा आएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पे LL आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे R आ रहा है, तो यानी ये पहले आएगा, ये उसके बाद आएगा। इसमें C आ रहा है, इसमें S आ रहा है, तो यानी कि पहले स्थान पे कौन आ जाएगा आपका SMAC के, इसमें पहले स्थान पे होगा। ठीक,
इसके बाद देखिए एल आ रहा है ना, तो सी के बाद एल आता है इसमें, तो आपका दूसरे स्थान पे क्या आ जाएगा, SMALL स्मॉल आ जाएगा। उसके बाद चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे स्मार्ट है और यहाँ पे स्मार्टर लिखा है और यहाँ पे इसमें देखिए आर और एस में एस बाद में आता है, तो इसमें तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। स्मार्ट और स्मार्टर में देख लीजिए, देखिए स्मार्ट और स्मार्टर की स्पेलिंग एक समान है, बट स्मार्ट छोटा है तो ये पहले आएगा, तो तीसरे स्थान पे आपका क्या आ जाएगा, SMART, और तीसरे स्थान वाला ही हमसे पूछा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह करते हैं अक्षर को मिला मिला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 से घटाकर 720 कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी कितनी है। बताना है कि किसी ड्रेस का मूल्य 800 है, 800 से घटाकर कितना कर दिया जा रहा है, 720, तो बताइए ड्रेस के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखिए ड्रेस के मूल्य में कमी पहले कितना हुआ, तो कमी जो हुआ वो कितना हुआ है, तो वो हुआ 800 माइनस 720, ये आ जाएगा आपका 80। अब देखिए 80 रुपया कम हो रहा है, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, कितना कमी हुआ है, तो 80 रुपया कमी, प्रारंभिक मूल्य कितना था 800 और प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो यानी प्रतिशत कमी कितना हुआ 10%। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 किग्रा है। यदि कक्षा में 39 किग्रा और 33 किग्रा भार के दो नए विद्यार्थी शामिल हो जाए तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा। तो चलिए निकालने के लिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो हमारा औसत होता है, क्या जो हमारा औसत होता है वो होता है हमारा सम बटे नंबर। तो औसत कितना है 42 किग्रा है, तो सम और कितने विद्यार्थियों का है तो 22, तो यहाँ से आप सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 42 गुणे 22, तो 22 दूना 44 और 22 का 88 और 4 92, तो 924 केजी आया। ठीक है, अब इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं 39 केजी और 33 केजी के दो और लोगों को बैठा के जोड़ दे रहे हैं, तो नया सम जो होगा वो कितना बन जाएगा हमारा 924 प्लस 39 प्लस 33, तो जोड़ लिए 4 9 4 13 3 16 का 6 3 3 6 2 8 और एक ये 9 और ये 9, तो 996 केजी हो गया। अब औसत नया निकालना है, तो नया औसत हो जाएगा 996 और बट्टे 24 विद्यार्थी हैं, तो काट दीजिए। तो पहले 4 से काटिए, तो 4 दूना 8 1 और 9 4 चौका 16 3 और 6 4 9 36 और 4 6 24, 3 से काट दीजिए। 3 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 3 9 8 24 3 त्रिक के 9 और ये 3 दूना 6, तो 83 बट्टे 2 आया, यानी कितना बन जाएगा आपका 41.5 केजी कक्षा का नया औसत भार हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपए में बेची जाती है तो बताइए लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जो विक्रय मूल्य है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है कुर्सी का, वो कितना दिया है, वो दिया है 220, और इस पे छूट कितना है, जो कुर्सी का छूट है वो दिया है 20 रुपए का छूट दिया गया है। 20 रुपए का क्या दिया गया है, छूट दिया गया, यानी जो कुर्सी पे अंकित मूल्य रहा होगा वो कितना होगा, सेलिंग प्राइस में छूट जोड़ दीजिए, तो सेलिंग प्राइस प्लस छूट या डिस्काउंट, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका 220 प्लस 20, ये कितना बना आपका 240, यानी कुर्सी का जो अंकित मूल्य है वो कितना दिया है, वो दिया है 240 रुपया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी कि जो ये अंकित मूल्य है, ये जो अंकित मूल्य है वो क्या है, वो है आपके कॉस्ट प्राइस का 120%। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है 240 रुपया, यहाँ से हो जाएगा कॉस्ट प्राइस गुणे 120 और ये बट्टे 100, तो देखिए 120 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा आपका 2 बार में, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया 100 गुणे 2 200। देखिए तो क्या हो गया आपका
200 का चीज है और कितने में बेच रहे हैं 220 में, तो आपका जो लाभ हुआ वो कितना होगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 220, कॉस्ट प्राइस दिया आपका 200, तो यहाँ से कितना निकल के आया 20 रुपए। ठीक, और आपको प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो प्रॉफिट आपका कितना है 20 रुपए का, कॉस्ट प्राइस है आपका 200 और ये गुणे 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुआ, 2 से काटेंगे 10 बार, तो प्रतिशत लाभ कितना है आपका 10%। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आज का कि विक्रम ने एक परीक्षा में क्या किया 32% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, यदि वह 57% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण होने वाले आवश्यक अंक से 10 अंक अधिक मिलते हैं। तो बताइए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए देखिए, मान लेते हैं परीक्षा में कितना है टोटल नंबर x मार्क का, कितना है टोटल मार्क्स है a मार्क का। ठीक है, चलिए तो क्या करें विक्रम में a का क्या प्राप्त किया 32% प्रतिशत को। ठीक, फिर भी वह कितने अंक से 15 अंकों से क्या हो जा रहा है अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, यानी उसके लिए पासिंग मार्क है कितना है यही a का 32% बटे 100 प्लस 15। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, यदि वह 57% अंक प्राप्त करे, यानी कि वह जो जितना मार्क है उसका कितना प्राप्त करे 57% प्राप्त करता है, तो वह आवश्यक अंक यानी पास होने वाले अंक से 10 अंक अधिक पा जा रहा है, यानी -10 कर लीजिए। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, ए का वैल्यू निकाल कर किसी में एक में रख के सॉल्व कर लीजिए। चलिए क्या करिए, यहाँ पे 32 है आप 57, तो इस वाले को इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से आपका बन जाएगा a गुणे 57 बट्टे 100 माइनस a गुणे 32 बट्टे 100, ये बराबर हो जाएगा ये वाला -10 इधर आएगा तो +10 बन जाएगा, यानी 10 और 15 25। तो देखिए 57 माइनस 32 करेंगे तो 25 a बट्टे 100, ये बराबर आपका बना 25, तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, आपका a बराबर आपका आ गया 100। ठीक है, यानी जो अधिकतम अंक है वो कितने हैं 100 अंक हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या उत्तीर्ण होने वाले अंक, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक या तो ये चाहिए या तो ये, तो 100 का 32% निकाल लीजिए, तो a गुणे 32 बट्टे 100 और ये प्लस 15, तो a का वैल्यू 100 आया है, 100 गुणे 32 बट्टे 100 प्लस 15, तो देखिए 100 से 100 कट जाए 32 और 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 47। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।